प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ज्योतिबा फुले को, गोविंदराव फुले को, गोपाल हरि देशमुख को और सावित्रीबाई फुले को। यहाँ उन्होंने से संबंध है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के द्वारा ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ये सत्यशोधक समाज की स्थापना इन लोगों के द्वारा क्यों की गई थी? तो जो बैकवर्ड क्लास था, जो पिछड़ा वर्ग था, उसके उत्थान के लिए ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अच्छा, अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाज की स्थापनाएं। सबसे पहले किसका नाम आता है? तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई है। दूसरी समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई 1875 में आर्य समाज की। दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। और लास्ट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के द्वारा जो स्थापना की गई थी वो ब्रह्म समाज की, किसकी स्थापना की गई थी? वो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और ये 1828 में राजा राममोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये सीरीज आप लोगों की एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चलाई जा रही है और ये इस सीरीज का 11वां वीडियो है। अगर आप लोग इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस सीरीज से ज़रूर जुड़ सकते हैं और ये वीडियो पूरा देखें। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछा है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 10। तो यह भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक ये भाग 1 में आते हैं। और भाग 1 किससे संबंधित है? तो ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र और नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है। यहाँ पे आर्टिकल 2 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 2 नए राज्य बनाना और उनकी जियोग्राफिकल बाउंड्री या जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उनमें चेंजमेंट करना, ये अनुच्छेद 2 कहता है। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि अगर किसी राज्य का नया नाम रखना हो या नाम परिवर्तन करना हो तो रीनेम जो है, जो नाम परिवर्तन है वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन होगा वो अनुच्छेद 4 के द्वारा ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये थी भाग 1 की पूरी कहानी। और भाग 5 से 11 तक आप लोगों को पता होगा क्या आता है, तो उसमें नागरिकता आती है। भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल तक है, इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है? कोसी से, यमुना से, अलकनंदा से और घाघरा से। तो देवप्रयाग में जो भागीरथी है वो किससे मिलती है? तो उसका राइट आंसर होगा अलकनंदा। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। और भागीरथी का जो उद्गम है वो कहाँ पे है? तो भागीरथी का जो उद्गम है वो गौमुख से भागीरथी का उद्गम है। भागीरथी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं? तो पहला आता है केदार गंगा, पहला नाम है केदार गंगा। दूसरा है इंद्रावती। तीसरा है असी गंगा। तीसरा क्या है? तीसरा है असी गंगा। ये भागीरथी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित पुस्तक है? वासुदेव, कौटिल्य, मेगस्थनीज और विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा ही अर्थशास्त्र लिखा गया है। ये अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, ना कि अर्थशास्त्र की। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थशास्त्रीय जो बुक है वो किससे संबंधित है। तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये राजनीति
राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है और ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है इंडिका। और जो विशाख दत्त के द्वारा पुस्तक लिखी गई है उसमें से दो फेमस पुस्तक हैं विशाख दत्त की। एक है उसमें मुद्रा राक्षस, कौन सी है? मुद्रा राक्षस। दूसरी है देवी चरण गुप्तम, कौन सी है? देवी चरण गुप्तम। ये दोनों पुस्तक विशाख दत्त से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, नॉर्मन बोरलॉग ने, एम.एस. स्वामीनाथन ने। तो भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। और विश्व की हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो वो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 10। तो कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 22 ये कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से निरोध के संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 जो कि भाग 3 मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। भाग 3 में जो आर्टिकल की संख्या है वो 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकारों में आता है। ये 12 से 35 आर्टिकल तक, तो ये एक मौलिक अधिकार भी है। अनुच्छेद 22 जो है वो कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से, प्रशासनिक अधिकरण से, सर्वोच्च न्यायालय से, चुनाव आयोग से। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के महान्यायवादी से। अनुच्छेद 76 जो संबंधित है वो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर उदाहरण है? फिमा के लिए निगम कर, उपहार कर, जीएसटी और संपत्ति कर। यहाँ पे फिल्म होगा। फिल्मों के लिए निगम कर, उपहार कर, जीएसटी और संपत्ति कर। यहाँ पे पूछा गया अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा जीएसटी। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक उपप्रयोज आय वह धन है जो घरेलू उपयोग डैश और आयकर के लेखन के बाद खर्च किए उपलब्ध होता है। बचत, माल और सेवा कर, बिक्री कर, ब्याज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बचत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 मजदूर काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? चक्रीय बेरोजगारी, प्रसन्न बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी और संघर्ष जनित बेरोजगारी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रछन्न बेरोजगारी से ये 3 जो अतिरिक्त मजदूर हैं ये प्रछन्न बेरोजगारी से पीड़ित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप हैं। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर ये कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सी.वी. चंद्रशेखर को डैश उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। सी.वी. चंद्रशेखर को भरतनाट्यम में अभिन्न योगदान देने के लिए उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को डैश कर देता है। बैगनी, गुलाबी, नीला, पीला। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नीला। जो क्षारक लाल लिटमस होता है ये लाल कर देता है लिटमस पात्र को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? प्रदूषण, उच्च राजस्व संग्रह, सतत विकास और आर्थिक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रदूषण। औद्योगिक विकास होगा तो उसमें प्रदूषण तो होगा ही होगा,
ये कंफर्म है। तो और उच्च राजस्व संग्रह, ये तो एक अच्छी बात है। अगर औद्योगिक विकास होता है किसी देश में तो राजस्व जब उसका संग्रह अच्छा होगा तो उसकी जीडीपी बढ़ेगी और उसके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ेगी और कंट्री डेवलप्ड भी होगी और आर्थिक विकास, ये तीनों तो सही है। लेकिन जो प्रदूषण है औद्योगिक विकास से वो सबसे ज़्यादा बढ़ता है औद्योगिक विकास से। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है? मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त। डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है वो कैबिनेट और राज्यपाल के बीच की एक कड़ी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलरमेल बल्ली निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी, कथक। तो अलरमेल बल्ली ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो अलरमेल बल्ली का जो संबंध है वो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? मोहिंदर सिंह को, अजीत पाल सिंह को, जोगिंदर सिंह को, मिल्खा सिंह को। तो फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? ये आप सभी लोगों को पता होगा, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? बाणभट्ट, कालिदास, राजेश शेखर और आर्यभट्ट। तो जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षचरित के लेखक थे ये तो कौन थे? ये थे बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का भाग होना चाहिए? 1/5, 1/10, आधा, 1/3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1/10। सदन की कार्यवाही तभी हो सकती है जो सदन लोकसभा की संख्या है 545, उसका 1/10 हिस्सा सदन में मौजूद हो, तभी लोकसभा की जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू की जा सकती है, अन्यथा ये कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है अगर 1/10 हिस्सा सदन में मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाने जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्यौहार डैश है? एक डैश त्यौहार है, बौद्ध त्यौहार है, सिख त्यौहार है, हिंदू त्यौहार है, जैन त्यौहार है। तो ये एक जैन त्यौहार है जो महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है और ये प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। तो ये जैन त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्रालय के द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, कौशल विकास और उद्यमशील मंत्रालय के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो कौशल भारत मिशन को प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा कौशल भारत मिशन की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुण मंडेल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? भरतनाट्यम, कथकली, कथक और लावणी। तो रुक्मणी देवी अरुण मंडेल किस शास्त्रीय नृत्य के लिए इन्होंने विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। अभी मैंने आपको एक पीछे भरतनाट्यम के कलाकार बताए थे, अरुण मेर अरमल्ली, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है और रुक्मणी देवी अरुण मंडेल इनका भी भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ये रुक्मणी देवी अरुण मंडेल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एसएससी पूछ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास, रख रखाव और प्रबंधन न की देखभाल कौन करता है? अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, रख रखाव और प्रबंधन कार्य की देखभाल कौन करता है? यहाँ पे ना नहीं है। तो ये रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ये अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और रख रखाव और उनका प्रबंधन जो है वो देखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
1966 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राजा राममोहन राय ने, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने, सैयद अहमद ने और दादा भाई नौरोजी ने। तो 1876 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट 3.4 मीटर चौड़ा होता है? क्रिकेट, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा क्रिकेट। क्रिकेट की जो पिच होती है वो 22 गज यानी कि 20.12 मीटर की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? 10, 8, 14 और 12। तो फ्री स्टाइल मुकाबले में पहलवान के पास कितने अंक होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 10। जो फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है उसमें प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए आपके पास 10 पॉइंट होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ उत्पन्न होती हैं? उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधी निम्न दाब कटिबंध पे, दक्षिण गोलार्ध के उष्ण कटिबंधी उच्च दाब कटिबंध पे, उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधी उच्च दाब कटिबंध पे और दक्षिणी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधी उच्च दाब कटिबंध पे। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? जो उत्तरी पूर्वी पवनें हैं ये जो उत्पन्न होती हैं ये उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधी और उच्च दाब कटिबंधी क्षेत्र में उत्पन्न होती है उत्तरी पूर्वी पवनें। तो यह राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असम का शास्त्रीय नृत्य डैश से प्रेरित है? शक्ति आंदोलन से, तंत्रवाद से, भक्ति आंदोलन से, सूफी आंदोलन से। तो असम का जो सतरिया नृत्य है ये किससे प्रेरित है? तो उसका राइट आंसर होगा भक्ति आंदोलन से। जो सतरिया नृत्य है असम का ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपर्क वैश्विक की आवश्यकता डैश होती है? अधिकांशत होती है, हमेशा होती है, नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं होती है। जो माइक्रो फाइनेंस ऋण को जो किसी संपर्क वैश्विक की आवश्यकता कभी भी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? हृदय रोग, फ्रैक्चर, बुखार, दिल का दौरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दिल का दौरा जो है ये निम्न में से जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो बुखार होगा। बुखार जो जीवाणु संक्रमण है ये एक बुखार का लक्षण है। बाकी के ये तीनों रोग ये संक्रमण से नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुखार, जो कि जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 18, 14, 12, 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14। नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 14 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? हीलियम, लिथियम, नियोन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। ये हैलोजन की तरह भी व्यवहार करता है जब क्षार धातुएं प्रस्तुत होती हैं उसमें। भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉल्यूशन रिकॉर्ड, पॉपुलेशन रिकॉर्ड, नेशनल पीपल रिकॉर्ड, नेशनल पीपल रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर का जो पूर्ण रूप है वो है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोगों को बताना है भारत में जो संपूर्ण जनगणना थी वो पहली बार कब शुरुआत हुई थी और भारत में जो आखिरी जनगणना है वो कब हुई थी? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी तट पर युद्ध हुआ था? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, गंगा। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय जो इनका युद्ध है वो किस नदी पर हुआ था? तो ये नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1982 में, 1941 में, 1978 में और 2015 में।
तो भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का जो आयोजन हुआ था वो 1982 में कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस एक सेवा है, सॉफ्टवेयर उत्पादन वित्तीय और अपशिष्ट प्रबंधन। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा वित्तीय सेवा है। माइक्रो फाइनेंस जो है वो एक वित्तीय सेवा के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? सिख, बौद्ध, हिंदू, जैन। तो जो सागा दावा सिक्किम का एक प्रमुख त्यौहार है, ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है भारत में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। बौद्धों के द्वारा सिक्किम का जो प्रमुख त्यौहार है सागा दावा वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? केरल, तेलंगाना, असम, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा असम। जो असम का बिहू निम्नलिखित में से ये बिहू जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेविमीटर का, एनीमोमीटर का, स्केल रिएक्टर स्केल का और दाब सेंसर का। तो जो भूकंप की तीव्रता मापी ना जाती है वो रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? 4, 5, 1, 2। तो जो पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियां होती हैं वो कितनी होती हैं? तो ये 2 नलियां होती हैं पौधों में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की थी? गेहूं, कोयले, अंडे और कपास। तो हरित क्रांति ने जो वृद्धि की थी वो गेहूं में के उत्पादन में वृद्धि की थी हरित क्रांति के द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2004 से 2009, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2005 से 2010। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो टेन्योर था वो 2002 से 2007 तक था। वर्तमान समय में जो पंचवर्षीय योजना है उसके जगह पे नीति आयोग कार्य कर रहा है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना है योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 पे। तो नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और ये एक गैर संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशन है वो है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के डैश में हुई थी? मुगल गार्डन में, फिरोजा कोटला में, सफदरगंज का मकबरा में, लाल किला में। तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर होगा फिरोजा कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शॉट पुट में शॉट जो एक धातु की गेंद होती है, पुरुष और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना केजी होता है? पुरुष का 7.26 केजी, महिलाओं का 4 केजी। पुरुष का 7.5 केजी, महिलाओं का 4.5 केजी। पुरुष का 7.3 केजी और महिलाओं का 4.5 केजी। पुरुष का 7 केजी और महिलाओं का 4 केजी। तो शॉट पुट में महिलाओं और पुरुषों का वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पुरुष का 7.26 केजी और महिलाओं का 4 केजी। ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल डैश होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। इनमें से जो चीज़ पहले हो जाए वो यूपीएससी के सदस्य के कार्यकाल का अवधि होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की रक्षा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख डैश के तहत किया गया है? मूल कर्तव्यों का, नीति निर्देशक सिद्धांतों का, संविधान की प्रस्तावना और मूल अधिकारों का। तो ये किस में वर्णन किया गया है? तो ये मूल कर्तव्यों में वर्णन किया गया है कि जब देश की रक्षा के लिए आह्वान किया जाए तो जो देश के नागरिक हैं
वो सभी देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें, ये मौलिक कर्तव्यों में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य डैश वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 8 वर्ष। तो जो मिशन इंद्रधनुष है ये किस उम्र के आयु के बच्चों के लिए है? तो ये 2 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है और ये अंतिम आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए मिशन इंद्रधनुष प्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो ये 2 बार टाइप हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा निजी क्षेत्र जो है वो 60% औषधालय चलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह के डैश में मनाया जाता है? कार्तिक, अश्विन, फागुन और चैत। तो जो राजस्थान में एक त्यौहार मनाया जाता है जो कि विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, उस त्यौहार का नाम क्या है? तो गणगौर त्यौहार है और ये वार्षिक त्यौहार है। ये त्यौहार हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चैत। तो ये गणगौर का त्यौहार जो है वो चैत माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये आपका आज का आखिरी प्रश्न है, डैश निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था? बेलिंग हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ और रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका राइट आंसर होगा बेरिंग हेस्टिंग। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। बेरिंग हेस्टिंग जो है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब देखते हैं पिछले वीडियो के आंसर जो हमने आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है, तो इसका आप सभी लोगों ने राइट आंसर दिया था। जो हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा बना है वो अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है, ये दुनिया का 8वां अजूबा बना है। अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी होती है? मुख्यमंत्री, राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और महाधिवक्ता और मुख्य चुनाव आयुक्त। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।